अंश और प्रार्थना अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया है। अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन आगे चलकर हालात संभालना आसान नहीं होगा। वो समझाती है कि जब अंश और प्रार्थना का खुद का बच्चा होगा तब हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अपने बच्चे और इस बच्चे में भेदभाव करें, जिसकी वजह से दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अनुपमा सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को तकलीफ न हो, फिर चाहे वो उनका खुद का हो या गौतम का। अनुपमा कहती है कि मैंने तो हमेशा सब बच्चों को एक जैसा माना, लेकिन फिर भी सब यही कहते हैं कि मैं उनमें भेदभाव करती हूँ। तुम दोनों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अंश कहता है कि मैं दादू के जैसी गलती नहीं करूंगा। अनुपमा प्रार्थना से सवाल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अंश की दोस्ती को प्यार समझ रही हो। वह कहती है कि मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छे से सोचो, समय लो और उसके बाद फैसला लो। अंश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं प्रार्थना के बच्चे को पूरे मन से अपनाऊंगा। अनुज दादू की तरह मैं भी प्रार्थना के अतीत को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अनुपमा खुश होती है। प्रार्थना कहती है कि मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगी। दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें गले लगा लेती है। इसी बीच अनुपमा पूछती है कि अंश और प्रार्थना ने ये बात अभी तक बाबूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। अंश कहता है कि मैं ये बात सबसे पहले आपको बताना चाहता था। तभी अनुपमा बाबूजी को वहां देखती है। बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने सब सुन लिया है। अनुपमा के समझाने के बाद मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तुम दोनों के साथ हूं। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बाबूजी कहते हैं कि लीला को ये सब मेहमानों के सामने मत बताना, मैं उसे अपने हिसाब से समझा दूंगा। सभी थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच बाबूजी अनुपमा के हाथ की चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनुपमा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ तोशु, सरिता और बाकी सबको उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता कहती है कि तुमने कमरे की हालत बहुत खराब कर रखी है। तोशु कहता है कि मेरा कमरा बहुत साफ रहता है, ये तो पाखी का कमरा है। इसी बीच जसप्रीत आती है और कहती है कि पाखी और राही बदतमीज है। तोशु भी सहमत होता है और कहता है कि मुझ जैसा अच्छा बेटा भी उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी करने लग गया था, लेकिन मुझे सही समय पर अक्ल आ गई और मैंने मेरी माँ से माफी मांग ली। तोशु की हरकतें देखकर जसप्रीत कहती है कि ये अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। इसके बाद जसप्रीत तोशु को चाय लाने के लिए कहती है। तोशु मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन चाय लाने चला जाता है। बाहर आकर तोशु सोचता है कि ये सब मुझे हल्के में ले रही है। वह मीडिया वालों को अनुपमा के शाह हाउस में रहने की खबर देने का फैसला करता है, जिससे वह पैसे कमा सके। तोशु कहता है कि जब कोठारियों को पता चलेगा कि मम्मी यहाँ रुकी है तो प्रलय आ जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा रसोई में आती है और रसोई को देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर राशन भरना होगा, क्योंकि मेरी टीम यहाँ रह रही है। अनुपमा कहती है कि बा की उम्र हो गई है, प्रार्थना काम करने की हालत में नहीं है और किंजल सुबह ऑफिस चली जाती है। पाखी और ईशानी तो पहले से ही निकम्मी है, वो दवाइयां खत्म हो गई हैं। यह जानकर अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेने में एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, और आपने 5 दिन से दवाई नहीं ली है। आपने किसी से कहा? क्यों नहीं? बाबूजी कहते हैं कि बेचारा अंश पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है, उससे कहने में मुझे शर्म आती है। इसी बीच पाखी ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि बाबूजी की दवाइयां तुरंत लेकर आओ। पाखी कहती है कि अंश को बोले, मैं क्यों लेकर आऊं? अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि मैं बोल रही हूं, इसलिए तुरंत लेकर आओ। पाखी कहती है कि आप मुझ पर दादागिरी नहीं चला सकती। अनुपमा कहती है कि ये मम्मीगिरी है, इसलिए जैसा बोला है वैसा करो। पाखी दवाई लेने चली जाती है। इसके बाद अनुपमा पंखा चलाती है तो पंखा नहीं चलता। बाबूजी बताते हैं कि पंखा खराब हो गया है और इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। तभी अनुपमा खुद पंखा ठीक करने लग जाती है। इसी बीच सरिता आती है और वह भी अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता भी उसकी मदद करने का फैसला करती है और बाकी सबको भी बुला लेती है। सरिता सभी को घर काम करने के लिए कहती है। सभी घर का काम करना शुरू कर देती है तो बाबूजी उन्हें रोकते हैं, लेकिन सरिता कहती है कि आपने हमें अपना घर बोलकर रहने के लिए कहा था, इसलिए हमें काम करने दीजिए। टीम की सभी औरतें घर का सारा काम करने में लग जाती है। सभी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। किंजल अनुपमा को नीचे उतरने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि इस घर की वायरिंग बिगड़ गई है, अब वापस आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और इस घर को ठीक कर दूंगी। इसके बाद किंजल पंखा चालू करती है तो पंखा चल जाता है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बेहद खुश होती है। लीला सोचती है कि आज घर की लक्ष्मी लौट आई है। इसके बाद सरिता लीला के झूले पर झूला कहती है कि ये कोई साधारण झूला नहीं है, ये सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता कहती है कि अब तो वो महारानी दुनिया से चली गई होगी। लीला कहती है कि वो महारानी जिंदा है और तुम्हारे सामने बैठी है। अनीता और सरिता हैरान होती हैं। लीला कहती है कि ये झूला मेरी शान है, इस पर कोई नहीं झूल सकता। सरिता कहती है कि हमें भी इस झूले पर नहीं बैठना। अनीता धीरे से कहती है कि अनुपमा इस सास के साथ कैसे रही होगी।
लीला पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। वे दोनों बहाना बनाकर चली जाती है। लीला झूले से बातें करती है और उसकी नज़र उतारती है। दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत डांस कंपटीशन वाली जगह आती है। वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने डांस प्रैक्टिस के लिए हॉल बुक किया है, लेकिन टीम को उसके लिए समय अवधि बतानी होगी क्योंकि 2 अन्य टीम भी प्रैक्टिस करेगी। जसप्रीत कहती है कि हम अपनी टीम से बात करके আরে না ভাইয়ারা পুরো বসে আছে। চার্জারের চকেটও দিয়ে দিছি। চার্জারের চকেটও দিয়ে দিছি। কি যা সবই তো না শেষ করু যা এখন নয়।